क्या आप शिक्षक हैं और वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको क्रमोन्नति और समय-मान में अंतर ठीक से नहीं समझ आ रहा? और क्या एक गलत वेतन निर्धारण से आपका हज़ारों रुपए का नुकसान हो सकता है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार साथियों, हमारे पास क्रमोन्नति को लेकर कई माध्यमों से सवाल आते रहे हैं। हमने एक एफएक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर उन सभी सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की है। आशा है आपको इन जवाबों से लाभ होगा। तो साथियों, क्रमोन्नति क्या है? सबसे पहला सवाल आता है, क्रमोन्नति क्या है? तो क्रमोन्नति एक वैकल्पिक एवं तदर्थ वेतन उन्नयन की व्यवस्था है जो पदोन्नति नहीं मिलने के कारण प्रदान की जा रही है ना? इसमें केवल वेतनमान का उन्नयन होता है, आपका पद नहीं बढ़ता है। क्रमोन्नति क्यों दी जा रही है? तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में 2015 से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इसके कारण सरकार ने 4 क्रमोन्नत वेतनमान देने की व्यवस्था की है। यहाँ ये ध्यान रखें आप कि पदोन्नति या क्रमोन्नति कुल मिलाकर 4 वरिष्ठ वेतनमान ही आपको मिलेंगे। अच्छा, क्रमोन्नति किन-किन को मिलती है? तो क्रमोन्नति मध्य प्रदेश शासन के जो स्कूल शिक्षा विभाग हैं, जनजाति कार्य विभाग हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग में भी जो संस्कृत महाविद्यालय है, उनमें कार्यरत सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाता है। क्रमोन्नति के लिए सेवा की गणना कैसे आती है? तो क्रमोन्नति के लिए देखिए, प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं प्रथम पद के आधार पर सेवा की गणना की जाती है, न कि पदोन्नति की तिथि से। ध्यान रहे सर, प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं प्रथम पद के तिथि से ही आपकी सेवा की गणना की जाएगी। तो कितने वर्ष पर क्रमोन्नति का लाभ मिलता है? तो क्रमोन्नति का लाभ जो है साथियों 12 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष में की सेवा पूर्ण करने पर मिलता है ना? क्रमोन्नति वेतन के बाद वेतनमान कैसे तय होता है? तो क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण आपकी प्रथम नियुक्ति के पद एवं उसके मूल वेतन के आधार पर ही किया जाता है ना? प्रथम नियुक्ति का जो पद था, उससे सेवा की गणना की जाएगी और प्रथम नियुक्ति के समय जो मूल वेतन था या वेतनमान जो था आपका, उसी के आधार पर आपकी सेवा की मतलब क्रमोन्नति की गणना की जाएगी। क्रमोन्नति के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता जरूरी है? हाँ, पदोन्नति हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो होती है, वह क्रमोन्नति के लिए भी आवश्यक है। गोपनीय प्रतिवेदनों का क्या महत्व है? तो पिछले 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर लंबित है, जैसे कि निलंबन के बाद विभागीय जांच या बिना निलंबन के विभागीय जांच है, तो बंद लिफाफा की कार्रवाई की जाती है डीपीसी के द्वारा। जो विभागीय पदोन्नति समिति होती है, वो बंद लिफाफे में बंद करके आपकी सिफारिशें विभाग को भेजती है। यदि शिक्षक पदोन्नति से मना कर दे तो क्या होगा? देखिए, अभी नियम था लेटेस्ट, अभी कुछ समय पहले वित्त विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से। 21 जनवरी 2026 को यह पत्र जारी हुआ है सभी विभागों के लिए। समयमान के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, विशेष ध्यान रहे, समयमान के लिए पत्र जारी हुआ है कि यदि कर्मचारी ने भविष्य में, पहले तो इनकार कर दिया उसे, तो पहले नियम क्या था कि आपने अगर पदोन्नति से इनकार कर दिया है अब, तो आपको भविष्य में कोई भी समयमान और क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। तो शासन ने अभी क्या किया है, एक नियम में बदलाव करते हुए यह कहा है कि कर्मचारी या अधिकारी अगर बाद में, इनकार के बाद में अगले अवसर पर पदोन्नति स्वीकार कर लेता है, तो उसे भविष्य में समयमान का लाभ दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से समयमान में यह परिवर्तन किया गया है, अब क्रमोन्नति में भी ये व्यवस्था कर दी जाएगी और क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ भी भविष्य में पदोन्नति एक्सेप्ट करने के बाद हमें मिलने लगेगा। नवीन शिक्षक संवर्ग में क्या बदलाव हुआ भाई? नवीन शिक्षक संवर्ग में क्या है कि उच्च माध्यमिक जो शिक्षक थे वो पहले क्रमोन्नति के दायरे में आते थे, लेकिन अब ये समयमान वेतनमान का लाभ उनको मिलता है। क्रमोन्नति से पहली पदोन्नति पा ले तो सेवा कैसे गिनी जाएगी? अब क्रमोन्नति से पहले आपने पदोन्नति पा ली है, देखिए क्रमोन्नति में क्या है कि सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की तिथि और प्रथम वेतनमान के आधार पर ही होगा सब कुछ।
तो यहाँ पे भी सेवा की गणना जो सीधी भर्ती में प्रथम नियुक्ति के पद से की जाएगी, पदोन्नति के पद से नहीं की जाएगी। अच्छा, क्रमोन्नति के बाद समयमान वेतनमान में पदोन्नति होती है। देखिए, अब क्या होता है, क्रमोन्नति हो गई आपकी उच्च वेतनमान में, जिस वेतनमान में आप काम कर रहे हैं उसी वेतनमान में आपकी पदोन्नति हो जाती है, तो वेतन कैसे तय होगा, है ना? तो उसमें क्या है कि मूलभूत नियम 22A(2) और 22D के अंतर दोनों में वेतन निर्धारण करके देखा जाएगा, तो कर्मचारी के लिए जो भी लाभदायक स्थिति बनेगी, उसका लाभ कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा, है ना? 22A क्या होता है? पुराने वेतनमान में जो अगर काल्पनिक गणना की जाती है 22(2)A के A2 में 22(2)A में क्या होता है कि काल्पनिक गणना की जाती है कि आपको इतने समय में कितना वेतन पुराने पद में मिल रहा है ना? और उसके बाद 22D के हिसाब से वेतन निर्धारण किया जाता है और आपको क्या मिलना चाहिए, है ना? ये देखा जाता है, तो दोनों में जो भी अधिक होता है, जो भी लाभ जिसको भी कर्मचारी को जिसका भी लाभ मिल रहा है, उसको लाभदायक है, तो वो वेतन प्रदान किया जाता है। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें साथियों, कभी-कभी क्या होता है कि उच्च वेतनमान हम प्राप्त कर रहे हैं और पदोन्नति निम्न वेतनमान वाले पद पद पे हुई है। तो क्या होगा, मैं पदोन्नति के बारे में इसलिए जानकारी आपको दे रहा हूँ क्योंकि अभी संभावना है कि न्यायालय का निर्णय हो जाए, पदोन्नति प्रारंभ हो जाए। तो कई साथी जो हमारे तीसरा, चौथा समयमान में वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी निम्न पद पे पदोन्नति हो सकती है। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में उनका वेतन पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है, तो वेतन का कोई भी नुकसान उन्हें नहीं होता है, उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाती है। अच्छा, वेतन निर्धारण का सही विकल्प कैसे चुनेंगे आप? तो क्रमोन्नति में जब आपको 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच अगर आपको क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है, तो आप क्या करें, मेरा सुझाव है कि आप जुलाई की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करें और उसके बाद नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद आप क्रमोन्नति पर अपना वेतन निर्धारण करवाएं। ठीक है? लेकिन 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच आपको क्रमोन्नति लगती है। अगर 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच आपको क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है, तो आप क्रमोन्नति तिथि को ही वेतन निर्धारण करवाएं। एरियर का क्या होगा, एरियर जब आप लेते हैं साथियों, तो एरियर हमें मिलेगा, तो हम क्या करें कि डीडीओ से हमारा आयकर गणना एरियर गणना पत्रक अवश्य प्राप्त कर लें। ये क्या होगा कि ये हमारे 10E फॉर्म जब हम आयकर जमा करेंगे, तो हमें कर की बचत करने के लिए 10E के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए क्रमोन्नति प्राप्त करने पर आप आयकर अपने डीडीओ से गणना पत्रक अवश्य ले लें वेतन का, एरियर का। छठे वेतनमान में वेतन निर्धारण कैसे होता है भैया? छठे वेतनमान का तो आप जानते ही हैं कि जो विद्यमान आपका वेतन है जो आप प्राप्त कर रहे हैं, उसमें पेमेंट और ग्रेड पे 2 व्यवस्था होती थी। पेमेंट में जो न्यूनतम मूल वेतन होता था, उसका 3% बढ़ाकर आपको अगले पेमेंट में वेतन फिक्स कर दिया जाता था और ग्रेड पे अगले पद की दे दी जाती थी। परंतु 7th पे में क्या होता है, 7th पे में तो क्रमोन्नति वेतन पदोन्नति में कोई अंतर नहीं रखा गया है ना? 7th पे में क्या होता है कि जो आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। तो जिस पेमेंट मतलब जिस इंडेक्स में आपको क्रमोन्नति का लाभ मिलना है, उस इंडेक्स में पुराने वेतनमान को देखा जाता है। एक वेतन वृद्धि लगने के बाद जो वेतनमान को देखा जाता है, तुलना की जाती है अगले पद के अगले इंडेक्स में। अगर वही वेतनमान मिल जाता है आपको, तो वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, अन्यथा उससे अगले स्टेप पर पे फिक्स किया जाता है। ये बहुत सरल है। 7th पे सबसे सरल है वेतन निर्धारण में। अच्छा, हमने जो क्रमोन्नति के संदर्भ में जो भी बातें यहाँ कही हैं, उसके लिए हमने क्रमोन्नति योजना के जो निर्देश हैं सामान्य प्रशासन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग 2001, 2005, 2017, 2018 के, उनके हवाले से सब बातें कही हैं और नवीन शिक्षक संवर्ग की सेवा शर्तें, तो सामान्य प्रशासन वित्त विभाग के जो समय-समय पर जारी निर्देश हैं, उनको साथ में लेकर ही हमने ये पूरा वीडियो तैयार किया है। साथियों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको क्रमोन्नति, समयमान या वेतन निर्धारण से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो कमेंट में अवश्य लिखें। वैसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें
और शिक्षक व कर्मचारी से जुड़ी हुई ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।